हेलो बच्चों, तो लास्ट टर्म में हम लोग ने पेट्रोल का हम लोग ने देख लिया था कि पेट्रोल क्रूड फॉर्म में ऑब्टेन होता है, ड्रिलिंग से ऑब्टेन होता है और पेट्रोल के साथ साथ कभी कभार गैस भी रहती है। तो पहले गैस बाहर आती है, देन क्रूड ऑयल आता है, देन हमारा वाटर बाहर आता है। उसके बाद उसके पहले हमने देखा था कि कोल क्या होता है, कोल कैसे ऑब्टेन होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मेनली कोल टार, कोल गैस एंड कोक मिलता है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। ये सारे अभी हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम पेट्रोलियम के थोड़े से मतलब यूसेस देखेंगे, कौन का क्या जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं क्रूड ऑयल से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, उनका क्या क्या यूज है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्रूड ऑयल होता है उससे बेसिकली इतने सारे वैरायटीज यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं, और भी मिलते हैं लेकिन यूजफुल यही होते हैं मेनली। पहला पेट्रोलियम या पहला पेट्रोल जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं उसमें डलता है, डीजल हैवी व्हीकल्स में डलता है, कार ट्रक्स, पैराफिन वैक्स, ये भी इसका वैसेलिन बनाने में, कैंडल्स बनाने में, या कह सकते हैं कि शू पॉलिश बनाने में, इन जगह इसका यूज होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये लुब्रिकेट करता है, फैसिलिटेट करता है। जो अगर मान लीजिए दो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको अगर ग्रीसिंग कर देते हैं तो वो स्मूथ चलते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल उस जगह पड़ता है क्योंकि वो उनका जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कर देता है। तो एक तरह से देखा जाए लुब्रिकेटिंग ऑयल भी पड़ता है, यूज होता है। एलपीजी गैस होम्स में यूज होता है। पहले क्या होता था, पहले लकड़ियों से खाना बनता था तो स्मोक बहुत जनरेट होता था। एलपीजी के आने से स्मोक कम हो गया है, एयर पोल्यूशन कम हो गया है। कैरोसिन ऑयल भी पहले यूज होता था, जैसे हम लोग बोलते हैं मट्टी का तेल, तो स्टोव में जलाने में यूज होता था। अभी लैंप जलाने में भी यूज होता है गाँव में, आप देख सकते हैं। बिटुमिन ये पेंट की तरह यूज होता है और रोड मार्किंग पेंट की तरह यूज होता है। तो इन सब का कहीं ना कहीं रोल है, हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे अभी, तो घबराने की बात नहीं है। मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया है, तो अभी डिटेल में देखेंगे तो सब अपने आप दिमाग में छप जाएगा। तो पेट्रोल का यूज बेसिकली मैंने आपको बताया कि कार्स में होता है, बसेस में भी, कुछ बसेस अभी भी मतलब पेट्रोल से चलती हैं। वैसे ज्यादातर बसेस डीजल से चलती हैं, लेकिन कुछ बसेस ऐसी हैं, व्हीकल जो ऐसे हैं जो पेट्रोल से भी चलते हैं। ऑल्दो पेट्रोल थोड़ा महंगा है डीजल के कंपैरिजन में, लेकिन इसका जो पेट्रोल का मेन एडवांटेज है कि वो डीजल से कम मतलब पोल्यूशन जो है वो रिलीज करता है। डीजल में ज्यादा पोल्यूशन होता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। आप देख सकते हैं अगर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है जिसकी गाड़ी का, तो आप देखेंगे डीजल कार जो है ज्यादा पोल्यूशन करेगी इन कंपैरिजन टू पेट्रोल कार। एलपीजी गैस ये तो पता ही होगा, सिलेंडर आपने देखा ही होगा, घरों में आता होगा। अभी तो खैर गैस पाइपलाइन पड़ रही है, तो उससे पहले लेकिन जिनके यहाँ नहीं पड़ी है तो वो समझ सकते हैं कि एलपीजी गैस क्या होता है। तो बेसिकली इसे कुकिंग पर्पस में यूज करते हैं। स्मोक नहीं आती है, कोई रेसिड्यू नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब चूल्हा जलता है तो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा हो, मतलब नहीं, ऐसा कुछ हो रहता नहीं है। स्मोक भी बहुत स्मोक नहीं आता है, और दूसरा कोई रेसिड्यू ऑब्टेन नहीं होता है, मतलब कि बर्न जैसे चूल्हा इसे एलपीजी गैस को जलाने पे कोई हमें सॉलिड प्रोडक्ट नहीं मिलता है। पहले क्या होता था, लकड़ी जलाते थे तो उसमें धुआं तो रहता ही था, साथ में साथ एक ऐश पाउडर भी मिलता है, तो उसको समेटो, सारी चीजों को मतलब काफी हैंडल करना दिक्कत होता था, और एयर पोल्यूशन भी बहुत कंट्रीब्यूट होता था। लेकिन एलपीजी के आने से एयर पोल्यूशन कम हो गया, स्मोक भी कम हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है, जल्दी पक जाता है खाना, तो इसका ये यूज है। नेक्स्ट है हमारा केरोसिन ऑयल। बेसिकली ये स्टोव है, पहले यूज होते थे जब गैसेस नहीं थी, मतलब जैसे एलपीजी गैस ये सब चीजें नहीं सप्लाई हो पाती थी, तो लोग पहले स्टोव का यूज करते थे, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, और लैम्प का यूज करते थे। अभी तो लैम्प कोई यूज नहीं करता है क्योंकि सबके यहाँ इन्वर्टर है और लाइट भी 24 आवर्स रहती है, तो पहले यही बहुत यूज होते थे। अब डीजल में हैवी इंजन्स में ये डीजल यूज होता है, जैसे ट्रक्स में वगैरह हो गए जहाँ, और जनरेटर में भी डीजल यूज होता है, तो इन जगह डीजल का यूज होता है, ये आपको पता होगा बेसिकली। लुब्रिकेटिंग ऑयल मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। तो इससे क्या होता है, जो दो सब्सटेंस आपस में टच हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए दो गियर आपस में टच हो रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को इरोड कम करेंगे। दिस स्मूथली विल मूव टुगेदर अलोंग वन अनदर।
तो वो आपस में आसानी से रोल होंगे, वरना क्या होगा कि कुछ समय बाद एक दूसरे को इरोड करने लगेंगे, तो वो उसका जो टीथ हैं वो खराब हो जाएंगे, इफेक्टिविटी खराब हो जाएगी, लॉस होगा, टाइम डिले होगा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल भले ही लगता है कि कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में, मशीन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में। इसीलिए टाइम टू टाइम हम इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन में लुब्रिकेशन करते रहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी होपफुली। पैराफिन वैक्स आपको पता ही है कि वैसेलीन में बेसिकली यूज होता है, कैंडल बनाने में यूज होता है, शू पॉलिश आपने करी होगी जब स्कूल जाते हैं तो जो शू पॉलिश होती है दैट इज ऑल्सो अ पैराफिन वैक्स। ऑइंटमेंट में भी कहीं कुछ ऑइंटमेंट में भी पैराफिन वैक्स पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपसे नोन है, तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। बिटुमिन बेसिकली पेंट में यूज होता है। बेसिकली ये डार्क कलर के पेंट या रोड मार्किंग पेंट में बेसिकली देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सरफेसिंग द रोड मार्किंग पेंट में बिटुमिन का सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि इसका एब्रेशन जो है ना बहुत स्मूथ होता है, बहुत अच्छा होता है। एब्रेशन मतलब रगड़ जो लगती है, रगड़ लगने में पेंट छूटता नहीं है। तो ये बिटुमिन जो है रोड मार्किंग पेंट में यूज होता है और कई और पेंट में भी यूज होता है एज अ पिगमेंट की तरह, क्योंकि ये ब्लैक रंग का होता है तो बहुत कम पड़ता है मात्रा में। ये मैं ऐसे बता रहा हूं आपको नॉलेज के लिए, वैसे आपके कंटेक्स्ट से रिलेटेड है भी नहीं भी है, अगर समझ सकते हैं। अगर पेंट लेने जाएंगे तो आप उसमें देख सकते हैं, अगर बिटुमिन पड़ा है तो उसका मात्रा जो परसेंटेज होगा ना वो 1 से 3% के बीच में ही होगा, कभी कभार 1% से भी कम होता है। तो ये नॉलेज के तौर पे अगर आपके यहाँ पेंट हो रहा हो तो आप देख सकते हैं उसमें ब्लैक पेंट बेसिकली जहां दरवाजों पे लगता है बाहर के, तो वहां पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। कोल की बात कर ली, पेट्रोलियम की बात कर ली, अब नेचुरल गैस की बात करते हैं। तो हमने मैं आपको बताया था कि नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है। दो तीनों चीजें फॉसिल फ्यूल हैं, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, तीनों को एक ही तरीके से मिलती हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म which were buried millions of years before and under the influence of high heat, pressure and anaerobic decomposition of bacteria। ये तीनों चीजें सब में कॉमन है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये भी एक तरह से देखा जाए फॉसिल फ्यूल है। क्रूड ऑयल में हमें रिफाइनिंग करनी पड़ रही थी क्योंकि उसमें मिक्सचर था सॉलिड, लिक्विड और गैस का। लेकिन नेचुरल गैस जो मिलती है उसको हम लोग डायरेक्ट, कोई रिफाइनिंग की जरूरत नहीं, डायरेक्टली इंडस्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। तो इसका मेन एडवांटेज सबसे बड़ा यही है। और दूसरा एडवांटेज भी देख लेते हैं। इट इज कलरलेस एंड टेस्टलेस, ये तो खैर अलग बात है। कंटेन्स ओनली मीथेन, 95% मीथेन होती है इसमें और 5% रिमेनिंग इथेन होती है। 5% इथेन, 95% मीथेन होती है और मीथेन की कंबस्टिबिलिटी और इन्फ्लेमेबिलिटी बहुत हाई होती है। एंड इट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये तो हमें पता ही है, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिलीजेस फ्यूअर पॉल्यूटेंट्स ऑन बर्निंग, बहुत कम पोल्यूशन रिलीज करती है, एमिट करती है। कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, बिगेस्ट एडवांटेज, कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। कोई रिफाइनिंग की जरूरत नहीं है, जहां से सोर्स से मिल रहा है वहीं से डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। एंड कैन बी कंप्रेस एंड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि गैस है तो गैस को कंप्रेस करना आसान होता है और स्टोरेज भी इसका बहुत ज्यादा हो सकता है। कंप्रेस करके मतलब कंप्रेस करके इसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन फाइनली कंटेनर में से ले जाके हम लोग स्टोर कर लेते हैं। मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज कहाँ है? देखो इसका यूज घरों में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। इंडस्ट्रीज में बेसिकली इसका यूज होता है कि जहां पर जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात कर लें, जहां एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है, स्टील बन रहा होता है, वहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वो चाहिए हमें, या कंटिन्यूअस टेम्परेचर चाहिए। तो वहां पर या और उस टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, हमें मेंटेन रहना चाहिए। तो वहां पर एक हमें सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी का इनपुट देना ही पड़ेगा लगातार। तो वहां पर हम लोग नेचुरल गैस की सप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं, यूज एज a fuel at home and in industries and also used as a motor fuels in the form of CNG। CNG आपने सुना ही होगा नाम, अभी जो टेम्पोज चलते हैं या व्हीकल्स, कारें भी चलती हैं आजकल, CNG गैस का सिलेंडर पीछे लगा रहता है। दूसरा, इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब ये इनडायरेक्टली यूज होता है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स में। यहाँ क्या होता है, जो नेचुरल गैस के अंदर मीथेन रहती है,
इसको हम लोग फर्दर डिकम्पोज कर लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में। ये जो हाइड्रोजन है ये फर्टिलाइजर में यूज होती है। समझ में आ रहा है ना कि नेचुरल गैस बेसिकली क्या है, 95% मीथेन है। मीथेन को तोड़ लेंगे तो मीथेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उस जो ये हाइड्रोजन है इसको हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर में। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस ओवर पेट्रोल। अब पेट्रोल के ऊपर का क्या एडवांटेज है, तो ये आसान से समझ सकते हैं अपने आप से। देखो कि पेट्रोल में क्या था कि पेट्रोल को निकालने के लिए क्रूड ऑयल से रिफाइनिंग करनी पड़ रही थी, इसमें कोई रिफाइनिंग नहीं करनी पड़ती है, सीधे कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। अब तो घरों के घर तो डोर टू डोर आ रहा है। इट बर्न्स विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। पेट्रोल जब बर्न करता है कितना एयर पोल्यूशन होता है, और बल्कि जब इसका यूज करेंगे तो पेट्रोल जो पोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, एसिड रेन की चांसेस कम होगी। ये सारे एडवांटेज हैं। It is a clean fuel. That's why it is a clean fuel. It releases very fewer pollutants sometimes. तो बेसिकली ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। The various constituents of petroleum are separated by the process of refining, और वो करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लास्ट टाइम में हमने बताया था आपको कि हम लोग हीटिंग करते हैं अलग अलग टेम्परेचर में कुछ टाइम के लिए, तो हमें जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जो जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा वो पहले मिलेगा, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो सबसे आखिरी में मिलेगा। बात समझ में आ रही होगी इतनी, ठीक है। तो यहां पर आपका ये थ्योरेटिकली वाइज चैप्टर खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।